तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कॉपर हमारे पास कॉपर आयन है, कॉपर सल्फेट होगा कुछ भी देगा, तो कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या होगा, आवाज आ रहा है? कॉपर सल्फेट और हमारे पास कॉपर का ही अगर इलेक्ट्रोड लेंगे तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज और कॉपर ही रिड्यूस होगा। इसी तरह हमारे पास सेम फेनोमेना ऑब्जर्व होगा अगर आप यूज करोगे निकेल सल्फेट यूज करोगे और निकेल का आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे। दूसरा, आप सिल्वर के बेस केस में भी देख सकते हो, अगर हमारे पास AgNO3 है और आप Ag का ही इलेक्ट्रोड लोगे तब भी यही फॉर्मूला देखने को मिलता, सेम काम का देखने को मिलेगा कि Ag ही ऑक्सीडाइज होगा और Ag ही रिड्यूस होगा। अगर निकेल सल्फेट में अगर निकेल का इलेक्ट्रोड डालेंगे तो निकेल ही ऑक्सीडाइज और निकेल ही रिड्यूस होगा। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, उसमें भी बात कर चुके थे हम प्योरिफिकेशन। अगर हमारे पास सेम ही एटम्स, अगर सेम ही एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज होगा और सेम ही रिड्यूस होगा, तो यहां से समझना, यहां से देखना, अगर जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, हाँ, ये हमारे पास, ये हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास एनोड है और दूसरा जो हमारे पास होगा वो कैथोड है। ये हमारे पास कैथोड है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस पे सीधा सिंपली हमारे पास क्या बोले थे कि यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो निकलेगा और सॉल्यूशन में जाएगा। हमने बोला कि अगर सेम मेटल आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और सेम ही मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसे अगर हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास Ag है, ये हमारे पास यहाँ पे भी Ag प्लस होगा, तो Ag जितना ऑक्सीडाइज होगा वो Ag ही उतना ही क्या होगा, रिड्यूस। सेम ही ऑक्सीडाइज हुआ सेम ही रिड्यूस हुआ, जितना ऑक्सीडाइज होगा उतना ही क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जिस कंटेनर में हम डाले हैं इसका अमाउंट जो कंसंट्रेशन होगा वो Ag प्लस का वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे 4 मोल अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो 4 मोल ही क्या होगा, रिड्यूस। तो जितना पहले कंसंट्रेशन था उतना ही अभी भी रहेगा। क्या बात समझ में आया? अब इस केस में हमने बढ़ा था कि प्योरिफिकेशन, और हमारे दो केस है इस केस में, प्योरिफिकेशन और हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो प्योरिफिकेशन भी देख चुके थे। अब यहाँ देखो, प्योरिफिकेशन में हम लोग क्या करते थे कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है तो ये हम रखते थे इम्प्योर। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर इम्प्योर होगा तो सिर्फ प्योर वाला ऑक्सीडाइज होगा, इम्प्योरिटी कुछ नहीं होगा उसका। तो अगर हमारे पास ये प्योर Ag ऑक्सीडाइज होगा तो जो प्योर ऑक्सीडाइज हुआ वही क्या होगा, रिड्यूस। तो जितना हमारे पास इम्प्योरिटी होगा वो इसी में रह जाएगा, सिर्फ प्योर वाला ऑक्सीडाइज होगा, प्योर रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे अगर हमारे पास सोना है, सोना 24 कैरेट का प्योर होता है, तो अगर सिर्फ हमें 24 कैरेट का अगर प्राप्त करना है, जैसे हमारे पास जो भी सोना होगा, तो अगर हम इसको एनोड पे रखेंगे और हमारे पास सिल्वर का ही सॉल्यूशन रखेंगे और करंट पास करेंगे, तो ये जो हमारे पास सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गए और इस कैथोड पे जो डिपॉजिट होगा वो 24 कैरेट का होगा, कोई इम्प्योरिटी नहीं। जितना प्योरिटी मतलब उतना ज़्यादा कैरेट, तो मैक्सिमम 24 कैरेट। तो सिर्फ क्या होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, उसमें जो इम्प्योरिटी में ऐड किए हैं वो कुछ नहीं होगा। तो हमने लास्ट क्लास में देख चुके थे, अगर प्योरिफिकेशन करना है तो एनोड पर रखेंगे इम्प्योर, तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, प्योर। तो इतना चीज़ हम देख चुके थे। अब दूसरा हमने बात किया था कि साइकिल वाले घंटी का एग्जाम्पल किया था कि साइकिल वाला जो घंटी होता है उसके ऊपर देखोगे कि पतला सा लेयर चढ़ा होता है मेटल का ही। अब वो पतला सा लेयर जो चढ़ा होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू चढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू क्यों चढ़ाते हैं, जैसे पेंट करने का अलग अलग तरीका है, एक तो स्प्रे कर दो, दूसरा ब्रश से ले लो, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर दो। इलेक्ट्रिसिटी वाले में पास करने में क्या फ़ायदा होता है वो सुनना, लेयर जो बनेगा वो इक्वल बनेगा। जब ब्रश से मारे हुआ स्प्रे करो, जहाँ ज़्यादा स्प्रे करोगे वहाँ ज़्यादा डिपॉजिट होगा, वहाँ ज़्यादा थिकनेस होगा, मगर इलेक्ट्रिसिटी तो पूरा इक्वली रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करता है तो वो इक्वली डिपॉजिट होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होगा, वो इक्वल सरफेस देता है। तो अगर कभी कभी देखते हो कि जैसे जो लग्जरी गाड़ी होती है या नॉर्मल भी जो बेहतर गाड़ी, ठीक ठाक गाड़ी होती है, तो उसमें जो पेंट किया जाता है ना वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू किया जाता है कि करंट पास करेंगे, पेंट हम लोग फ्लो करवाते हैं और वो पेंट क्या हो जाएगा, उस पर डिपॉजिट हो जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि घंटी वाले में, तो घंटी के ऊपर एक शाइनी सा लेयर लगा होता है, तो उस लोहा है। अब यहाँ से समझना, इसमें अगर हम बात कर रहे थे
तो ये क्या हो रहा था, सिल्वर हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा था, सिल्वर इसके ऊपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। अब यहाँ से समझना, अगर हम जिस मेटल का, अगर मान के चलो ये हमारे पास है आयरन का टुकड़ा और यहाँ है हमारे पास जिंक, तो ये जिंक क्या होगा हमारे पास, टाइम के साथ ये थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ में, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूस होगा, और इसके ऊपर क्या बनते जाएगा, धीरे धीरे लेयर बनते जाएगा। तो ये जो लेयर हम लोग चढ़ा रहे हैं इसी प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बात समझ में आया? तो अगर हमें जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना है उसको कैथोड पे रखेंगे, जिसका लेयर उसके ऊपर चढ़ाना, जिसका लेयर, जैसे हमें जिंक का लेयर चढ़ाना तो जिंक को कहाँ रखेंगे, एनोड पे, जिसके ऊपर चढ़ाना है उसको कैथोड पे। क्लियर? तो बस यहाँ से इतना ही छोटा सा पॉइंट्स पढ़ना है कि जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, तो प्यूरिफिकेशन के केस में हम लिखवा चुके थे, अगर यहाँ तक हमारे पास लास्ट में लिखवाए थे कि अगर हमारे पास प्यूरिफिकेशन करवाना है तो हमारे पास इम्प्योर जो होगा वो हमारे पास एनोड पे रखेंगे, तब हमारे पास जो प्योर जो हमें मिलेगा, प्योर जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। तो यहाँ तक करवा चुके थे। अब यहाँ से देखो, अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर करवाना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है तो हमारे पास एक होगा कैथोड और दूसरा होगा एनोड। तो एनोड और कैथोड पे हमारे पास किसको रखेंगे, जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना है। तो सीधा सिंपली लिख लो, जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना हो, और हमारे पास एनोड पे कौन होगा, जिसका लेयर चढ़ाना होगा, जिसका लेयर चढ़ाना हो। जैसे अगर हम अब जैसे देखो, आयरन के ऊपर जो जिंक का लेयर लगाते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगर हमारे पास आयरन के ऊपर, ये आयरन का अगर टुकड़ा ले और आयरन के ऊपर अगर हम चाह रहे हैं कि जिंक का अगर लेयर लग जाए, ये जो ग्रीन वाला है अगर इसको हम लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं, जिंक का हमारे पास लेयर है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्लियर? अगर हमारे पास दूसरा, हमारे पास अगर आयरन के ऊपर अगर हमें टीन का लेयर चढ़ाना है, टीन एसन जिसको बोलते हो, तो अगर हमें एसन का लेयर चढ़ाना है तो इसको बोलते हैं टीनिंग। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें जिंक का लेयर चढ़ाना है तो जिंक को हम कहाँ पे रखेंगे, अगर गैल्वेनाइजेशन रखना है तो जिंक, जो जिंक होगा वो हमारे पास कहाँ पे होगा, एनोड पे, और जिसके ऊपर आयरन के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो आयरन को कहाँ पे रखेंगे, कैथोड पे। दूसरा, अगर जब हम टीनिंग करवा रहे हैं, अगर हम टीनिंग करवा रहे हैं मतलब टीन का ऊपर लेयर चढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास आयरन जो होगा वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे, और हमारे पास जो टीन होगा वो कहाँ पे होगा, एनोड पे। अब सवाल ये आ सकता था कि हमारे पास जिंक का लेयर चढ़ाना बेहतर होगा या टीन का, तो ये बात कर चुके थे क्या, तो कौन सा बेहतर होगा, जिंक का। क्यों? क्योंकि जी अगर हमारे पास अगर स्क्रैच नहीं हुआ तो दोनों बेहतर है, मगर अगर स्क्रैच आ गया तो स्क्रैच आएगा तो ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वही सिर्फ रिएक्शंस करेगा, और ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक और टीन में, जी अच्छा आयरन और जिंक में हमारे पास जिंक, आयरन और टीन में आयरन। तो अगर स्क्रैच आएगा तो यहाँ पे रिएक्ट भी, उस समय भी रिएक्ट कौन करेगा, जिंक, मगर यहाँ पे जब स्क्रैच आएगा तो आयरन रिएक्ट करने लगेगा। तो आयरन को तो हम बचा रहे थे ना, अंदर का लेयर बचा रहे थे, तो अगर अंदर का लेयर को बचा रहे थे तो हमारे पास तो टीन अगर जैसे स्क्रैच पड़ेगा तो आयरन ही तो रिएक्ट करने लगेगा। तो टीनिंग बेहतर मेथड नहीं है, बेहतर मेथड कौन है, गैल्वेनाइजेशन। लिख लीजिए यहां तक।
क्या हो गया? तो यहाँ पे हमने बोला था कि दो चीज पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में पता करेंगे कौन क्या हमारे पास इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म होगा, कैथोड और एनोड पे। तो वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव कि कितना हमारे पास अमाउंट फॉर्म होगा। तो उसमें हम दो लॉ पढ़ेंगे, एक फराडे फर्स्ट लॉ और फराडे सेकेंड लॉ। तो उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन produce galvanized iron, but the reverse is not possible. It is because, देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास आयरन के ऊपर अगर हम जिंक का लेयर अगर चढ़ाएंगे तो ये गैल्वेनाइज आयरन बन जाएगा। मगर अगर हम चाहेंगे कि अगर हमारे पास जिंक है और इसके ऊपर हमारे पास आयरन का अगर लेयर चढ़ाना चाहेंगे, आयरन का अगर लेयर चढ़ाना चाहेंगे तो अगर हम जिंक के अगर आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाना चाहें तो ये क्या होगा? पॉसिबल होगा। और ये क्या होता है? नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्यों, वही पूछा हुआ है। पहला है जिंक इज लाइटर देन आयरन, जिंक हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन। दूसरा दिखा जिंक हैज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, और जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। डी देखो यहां से हमारे पास क्या है कि आयरन के ऊपर क्या चढ़ा रहे हैं? जिंक। तो अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और फिर वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो हमें क्या चाहिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो अगर आयरन और जिंक में रखेंगे तो जिंक ही हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा। ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास जिंक का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आयरन। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो जिंक से ज़्यादा किसका होगा? आयरन का। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये जो हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था तो उस केस में हमारे पास ये डेल्टा जी मतलब पॉसिबल थी, वो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव था इसलिए फिजिबल था। फिजिबल मतलब पॉसिबल अपने आप होगा इसके। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैन आयरन। और दूसरा क्या बोला हुआ है, जिंक हैज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैन आयरन। अब याद करो कि हमारे पास बोले थे कि यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया हुआ है ना रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास मेंशन किया हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे? रिडक्शन लेंगे। तो हमारे पास क्या है कि अगर जब मेंशन नहीं होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो जिंक का वैल्यू ज़्यादा होगा और हमारे पास आयरन का कम होगा। क्या बात समझ में आया? तो हमें जो कंपेयर करना है इसके कंपेयर में, तो जिंक का हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा नेगेटिव एज कंपेयर टू आयरन। क्या बात समझ में आ गया? पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों का ही नेगेटिव होता है, मगर हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव कौन होगा? जिंक। तो यहाँ से जिंक हैज़ लोअर नेगेटिव और यहाँ पे जिंक हैज़ हायर नेगेटिव। नेगेटिव होगा तभी तो छोटा होगा ना। जैसे अगर बात करेंगे -10 और -3 तो ये हमारे पास क्या है? जिंक ज़्यादा नेगेटिव, तभी तो हमारे पास ये कम होगा और ये बड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ज़्यादा नेगेटिव। तो जिंक हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैन आयरन। क्या बात समझ में आ गया? बढ़िया, अब आगे जल्दी कर बालिक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब हमारे पास पता करेंगे कि अमाउंट हमारे पास क्या होगा। क्लियर? कि हमारे पास कितना अमाउंट हमारे पास फॉर्म होगा। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं इसको चेंज ही कर लेते। देखो अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंज्यूम करेगा तो ये क्या बना लेगा हमारे पास? सोडियम सॉलिड। तो इसका क्या हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमें 1
एक मोल अगर हमारे पास सोडियम को रिड्यूस करना है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक मोल लेना पड़ेगा, और एक मोल लेंगे तो हमारे पास एक मोल क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा। क्लियर इतनी बात है? तो यहां से एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पर कितना चार्ज होता है, 96,500, मतलब क्या हो गया वो 1 फराडे। तो अगर हमारे पास एक मोल है इलेक्ट्रॉन, एक मोल पर जितना चार्ज होता है वही हमारे पास हो गया 1 फराडे। तो 1 फराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सोडियम प्लस में, तब हमारे पास एक मोल क्या बनेगा, सोडियम। क्या ये बात समझ में आया? दूसरा देखना, अगर हमारे पास एल्युमिनियम 3+ की बात करें, एल्युमिनियम 3+ की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सॉलिड। तो इसके एक मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 3 फराडे। 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तब हमारे पास इसका एक मोल क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब 27 ग्राम। चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझना कि अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, जनरल इक्वेशन अगर लेंगे, जनरल इक्वेशन रिडक्शन का ले रहे हैं, अगर हमारे पास कोई मेटल है जिसपे n पॉजिटिव चार्ज है तो ये n इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके क्या बनेगा, m सॉलिड बनेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसके एक मोल के लिए इसका कितना चाहिए, n फराडे चाहिए। तो जब हमारे पास n फराडे पास करेंगे तो उसका एक मोल हमारे पास बनेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन n फराडे चार्ज pass then 1 mole is deposited। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये लिख सकते हैं तो अब यहां से देखना, क्या हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं कि अगर n मोल की जगह क्या लिख दें, 1 फराडे। अगर 1 फराडे अगर हम चार्ज पास करेंगे तब हमारे पास कितना मोल हमारे पास फॉर्म होगा, एक मोल। अरे n फराडे है, अब 1 फराडे ले रहे हैं, जैसे 100 केले कितना हो जाएगा, 1/n। अरे जैसे अगर हमारे पास 100 केले का दाम, अगर 100 केले का दाम अगर हमारे पास 10 रुपया है या 100,000 रुपया है, तो 1 केले का दाम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास 100। तो वही सेम चीज़ है कि अगर हमारे पास n के लिए अगर 1 फराडे पास कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड, तो अगर हमारे पास 1 के लिए अगर n फराडे पास करेंगे तो 1 मोल, तो 1 पास करेंगे तो हमारे पास 1/n मोल हमारे पास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। क्लियर? अब यहां से थोड़ा सा देखना, क्या आपने पढ़ा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी पढ़ा था? नॉर्मेलिटी में आपने पढ़ा था, नॉर्मेलिटी में कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम। क्लियर? ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता था वो क्या होता था, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये लिखते थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। वेट बाय मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? चलिए यहां से वापस आते हैं। तो अगर हमें मोल्स को अगर ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट से अगर हमें अगर रिप्लेस करना है तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/n, ये मोल्स था, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा वो समझना। आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जितना चार्ज प्रेजेंट है, इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट था, n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल की जगह क्या लिख सकते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या यहां से तुम्हें एक चीज दिख रहा है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब अगर हमारे पास व्हेन 1 फराडे चार्ज इज पास्ड देन हमारे पास वन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
विल फॉर्म। अब देखो हमने अभी बोला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। अब देखो हमारे पास यहां से समझना, एक यहां से नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख रहे थे, वेट बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इनटू हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। अब यहां से समझना, इस चीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां से देखना वेट जो वैलेंसी फैक्टर है उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर मास के क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो पढ़े हो ये पढ़े हो इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास को अगर वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, W बाय E, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है, यही आया ना, वन क्या आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो 1 जो अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया मतलब जितना वेट लिए होंगे और वो इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो कट कट के अगर W का वैल्यू E आएगा तभी तो E कैंसिल होके 1 आ रहा होगा। तो यहां से हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेम चीज जब लिखेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, E ग्राम हमारे पास डिपॉजिट होगा, कि अगर हमारे पास 1 फराडे अगर चार्ज पास करेंगे तो हमारे पास E ग्राम। अब यहां पे वापस आना, सब में देखते हैं, हमारे पास जब 1 फराडे पास करेंगे तो इसका हमारे पास क्या होगा, 23 ग्राम फॉर्म होगा। हमने बोला था इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। अब इक्विवेलेंट वेट बराबर इस केस में हमारे पास क्या आता, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मोलर मास इस केस में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, मोलर मास 23 ग्राम, इस पे चार्ज कितना 23/1, 23 ग्राम तो फॉर्म हो रहा है। यहां से देखना हमारे पास क्या है कि 1 मोल है, 3 फराडे पास कर रहे हैं तो इसका कितना बनता 27 ग्राम, मगर जब 1 फराडे पास करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम, 27/3, तो ये हमारे पास 9 ग्राम। अब यहां से देखो क्या इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम का जो वेट होगा वो 27, इस पे चार्ज कितना है हमारे पास क्या आ गया 9 ग्राम आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना है 9 ग्राम। तो अगर हमारे पास 1 फराडे पास करेंगे तो 9 ग्राम, तो अगर 1 फराडे पास करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर हमारे पास क्या होता है, डिपॉजिट होगा, या उतना अगर गैस बन रहा है तो उतना क्या करेगा, लिबरेट करेगा। क्या बात समझ में आया। तो किसी भी केमिकल सैंपल में अगर हम 1 मोल बोल रहे हैं 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसका एक इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। क्लियर इतनी बातें, लिख लीजिए।
एसी बंद किए हो या फिर ठंडा लगे थोड़ा इधर दब जाना। चलो बढ़ा ही देते हैं। लिख लिया? छोड़ दिया है, सच में लिख रहे हैं? चलो जल्दी करें। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब 1 फराडे पास होगा इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट होगा। अगर गैस है तो लिबरेट करेगा। क्लियर? चलो देखो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखो। नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। एटॉमिक वेट कैल्शियम का दिया हुआ है 40। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा हुआ है कि कितना हमारे पास फराडे रिक्वायर्ड होगा कि हमारे पास इसको रिडक्शन से लिख सकते हो। कैल्शियम ऐसे लिखते हैं 2+, 2+ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा तो कैल्शियम क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो अगर हमारे पास इसका 2 फराडे पास करेंगे, ऐसे ही लिख लो 2 फराडे पास करेंगे तो कैल्शियम का कितना होगा? 40 ग्राम। तो अगर 1 फराडे पास करेंगे तो कितना होगा? 40 बटा क्या 20 ही ग्राम करना था? तो 20 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए? या उल्टा भी कर सकते थे कि अगर हमारे पास 40 ग्राम के लिए 2 फराडे चाहिए तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए? किसी तरह से भी बना सकते थे। क्या बात समझ में आया? बढ़े अब आगे। नेक्स्ट अब हमारे पास देखना फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फराडे ने हमारे पास 2 लॉ दिया था। ये सबसे पहला जो हम लोग बात किए थे वो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक पॉइंट दिखवाए थे, इट ओबे फराडे लॉ। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, मेटालिक में इट डू नॉट ओबे फराडे लॉ। तो यहाँ से देखना फराडे फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या बोलता है वो समझना कि जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन से हमारे पास या तो डिपॉजिट होता है कैथोड पे जमा होता है, या तो गैस अगर बनेगा तो गैस क्या निकल जाएगा। गैस लिक्विड में डिसॉल्व जनरली नहीं होता तो गैस निकल जाएगा। तो जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, या जितना ज़्यादा करंट को बोल सकते हैं जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट क्या होगा हमारे पास? डिपॉजिट या लिबरेट होगा। यही बोलता है फराडे फर्स्ट लॉ। क्या बात समझ में आया? जितना देर तक हम लोग जितना देर तक या जितना देर तक करंट पास करेंगे, या करंट जितना देर तक पास करेंगे मतलब वही चार्ज ही तो पास कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट करेगा। क्या ये बात समझ में आया? चलो इसी चीज को लिखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस amount of amount of amount of substance liberated or deposited is directly proportional to amount of
चार्ज passes during इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग हमने कितना चार्ज पास किया उतना ज़्यादा हमारे पास उतना ही अमाउंट हमारे पास लिबरेट होगा, या उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास अमाउंट डिपॉजिटेड या लिबरेट का। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू, ये W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो या तो लिबरेट हो रहा होगा या तो डिपॉजिट हो रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट या लिबरेट करेगा। अब देखो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि करंट, चार्ज लिख रहे हैं, हमारे पास करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम पढ़ा था, जे आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ा था ना। तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो चार्ज है, तो यहाँ पे अगर W बराबर, ये वेट लिख देते हैं, वेट, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास Q होगा, और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास W इज इक्वल्स टू आता है ZI इंटू टी। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है वो देखना, वेयर W इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, कि जो अमाउंट हमारे पास निकलेगा या फिर हमारे पास डिपॉजिट होगा कैथोड पे उसका अमाउंट। दूसरा हमारे पास Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I क्या है हमारे पास, करंट किस में होना चाहिए, एम्पियर में, और T क्या है हमारे पास, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इससे एक और फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि Z तो हमारे पास क्या होगा हमने नहीं बताया ना, उसी चीज को लेके चलेंगे। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे, कुछ देर पहले हमने क्या बात किया था, हमारे पास 1 फराडे जब हमारे पास 1 फराडे चार्ज पास करेंगे, 1 फराडे जब चार्ज हमारे, अच्छा फॉर्मूला क्या था उसी बेसिस बनाएंगे। हमारे पास W इज इक्वल टू Z हमारे पास क्या है, I इंटू टी। अब यहाँ से देखना, अगर हमारे पास जो अगर करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा, करंट हमारे पास 1 एम्पियर, हमारे पास टाइम कितना 1 सेकेंड, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर 1 एम्पियर अगर 1 सेकेंड तक पास करेंगे तो चार्ज कितना होगा 1 कूलम। जैसे ये क्या था, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय हमारे पास टी। तो अगर हमारे पास ये 1 एम्पियर है, Q हमारे पास जो अगर टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, तो अगर 1 एम्पियर 1 सेकेंड में पास करेंगे तो जो चार्ज होगा हमारे पास कितना होगा
1 कूलम। क्या बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास ये भी 1 ये भी 1 तो W बराबर क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। तो W बराबर Z मतलब अगर 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक पास करेंगे तो जो मास डिपॉजिट होगा वही हमारे पास क्या होगा? Z, मतलब 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहां से समझना, यहां से ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये हमारे पास लेंगे देन हमारे पास W जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? Z के बराबर। अब हमारे पास इस समय जब कर रहे थे तो हमारे पास जो चार्ज का वैल्यू आया था वो कितना आया था? 1 कूलम। तो हमने कुछ देर पहले देखा था कि जब 1 फराडे हमारे पास चार्ज पास करेंगे, 1 फराडे अगर चार्ज हमारे पास पास करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? ई ग्राम। अभी कुछ देर पहले किए थे, 1 फराडे करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर हमारे पास डिपॉजिट होगा। तो 1 फराडे मतलब अगर हम 1 फराडे मतलब कितना चार्ज, कितना कूलम? 96,500 कूलम। क्लियर? तो अगर 1 फराडे है तो मतलब 96,500 कूलम, 96,500 कूलम अगर चार्ज पास करेंगे तब हमारे पास कितना डिपॉजिट होगा? ई ग्राम। तो हम चार्ज कितना पास कर रहे हैं? 1 कूलम। तो अगर 1 कूलम हम चार्ज पास करें तो कितना हमारे पास डिपॉजिट होगा? ई बाय 96,500। क्या यही जड़ था? जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा तो 1 कूलम के बाद तो वही तो हमारे पास जड़ था। तो नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? नाउ हमारे पास E इज इक्वल्स टू Z, हमारे पास क्या था? एक बार लिख लेते हैं, सॉरी, W इज इक्वल्स टू Z आई टी था। तो Z को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? E बाय हमारे पास 96,500 I इंटू टी। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। तो सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास पिछले वाले से नया, E। तो वेर हमारे पास E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। लिख लीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, जब भी हमारे पास करंट दिया रहेगा, कितना करंट पास कर रहा है, कितने टाइम तक पास कर रहा है, तब हमें अगर वेट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो गया? तो ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? सच्ची? चल चल हो गया, इतना ही भा चाह रहा ना भा। नेक्स्ट हमारे पास है फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बताता है वो समझना। अगर हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है,
दो अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अरे घर में भी जाके लिख सकते हो, सुन लो, कुछ लिखना तो है ही। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो अगर हमारे पास दोनों में सेम अमाउंट का अगर चार्ज पास करेंगे, Q का वैल्यू जो होगा मतलब I और T, जितना एम्पियर पास कर रहे हैं और जितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट सेल में अगर सेम पास करेंगे तो अगर जितना करंट पास करेंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होता है। समझेंगे यहाँ चीज़ को। अब लिखो थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ फैराडे सेकेंड लॉ, व्हेन सेम amount of charge passed on different electrolytic cell, when same amount of charge passed on different electrolytic cell, then amount of mass, then a mass of deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to their equivalent weight. चलो हो गया, अरे बाद में लिखना रहना। देखो यहाँ से क्या बोला हुआ है कि जितना अगर से दो अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो अगर हमारे पास जो मास जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट होता है। ये सीधा सिंपली बोला है। अगर दो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो जितना हमारे पास एक में जितना डिपॉजिट होगा दूसरे में जितना डिपॉजिट होगा वो दोनों क्या होगा, जितना डिपॉजिट हुआ उसका इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे समझना, हमारे पास ये ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हमारे पास फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा हम जो कंसिडर कर रहे हैं सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, या इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो यहाँ से मान के चलो कि हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला क्या पढ़े थे, W इज इक्वल्स टू E बाय 96,500। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, I और T को तो चार्ज ही बोलते थे, चार्ज लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे वेट जो ले रहे हैं फर्स्ट वाले में W1, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा E1, बाकी बात तो 96,500। दूसरे में हमारे पास क्या ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं W2, इक्विवेलेंट वेट जो है E2, 96,500 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज। अब हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या सेम अमाउंट का चार्ज पास कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हम चार्ज बराबर ये लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल्स टू हमारे पास W1 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय E1। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे भी हमारे पास जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, W2 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय हमारे पास E2 आ जाएगा। अब दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। जो चार्ज है वो हमारे पास दोनों क्या क्या है, सेम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं W1 बाय E1, यहाँ पे 96,500
500 इज इक्वल्स टू W2/E2 इंटू हमारे पास 96,500। देखो यहाँ से 96,500 96,500 क्या हो गया, कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या आ गया, W1/E1 इज इक्वल्स टू W2 अगर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता तो ये कंटिन्यूअस चलता जाता, W3/E3 W4/E4, वो सारे क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से बस यही है, अगर प्रोपोर्शनल यहाँ से भी फॉर्मूला निकाल सकते थे, जैसे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेल के लिए वेट हमारे पास W1 था और फर्स्ट सेल के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट वेट E1 था। प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा K इंटू E1। दूसरे सेल के लिए भी वही होगा, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, यहाँ पे भी W2, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये क्या आ जाएगा, E2। अब यहाँ से देखो K बराबर क्या आता, W1/E1, यहाँ पे K बराबर क्या आ जाएगा, W2/E2। तो K अगर सेम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W1/E1 इज इक्वल्स टू W2 क्या बात समझ में है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी अगर हमारे पास दो अगर सेल में सेम करंट पास करेंगे तो उसका जो हमारे पास जितना हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसका वेट डिपॉजिट होगा, और वहां से हम लोग ये फॉर्मूला निकालते हैं। तो अगर सेम चार्ज पास करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यही है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लिख लीजिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में दो पढ़ना था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी कंप्लीट होता है। अब जो बचा इसका कैलकुलेशन, क्वेश्चंस देखेंगे। उस चीज का, उस चीज के लिए मुस्कुरा रहा था, लिख लिया है, कोई बात नहीं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। लिख ली बालिके। चलो अब देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, मास इन ग्राम of copper deposited by passing 9.6487 ampere current through the volt हमारे पास वोल्ट मीटर containing copper sulfate solution for 100 सेकेंड। तो हमारे पास मास पता करना है कि अगर हमारे पास जो रिएक्शंस होगा, जैसे क्या है, कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर हमारे पास SO4, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली दो कॉपर 2+ कि हमारे पास कॉपर 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखो। हमारे पास ये क्या दे दिया हुआ, करंट आई का वैल्यू दे दिया हुआ 9.6487, क्लियर। अब यहाँ से देखो टाइम जो दे दिया हुआ वो कितना दे दिया हुआ,
100 सेकेंड दे दिया हुआ है। अब और क्या दे दिया हुआ, और कुछ नहीं, इतना ही तो दिया हुआ हमारे पास। हमें से यहाँ से पता करना है वेट कितना होगा, तो वेट बराबर है ई डिवाइड बाय 96,000। अब देखो यहाँ पे 96,000, 1 फराडे बराबर बोल रहा है 96,500 मत लो, 96,487 लेना। तो 96,487 इंटू आई का वैल्यू कितना है 9.6487 इंटू हमारे पास क्या जाएगा 100। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अब यहाँ से देखो, ये 2 जीरो यहाँ पे चला जाता, या तो ये दोनों देखो सेम सेम नंबर क्या है, कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारे पास कितने टाइम्स में चला जाएगा 0.00 कितना था, ये हमारे पास अगर 1 टाइम्स लेंगे तो ये कितना है 1 2 3 4, इतना आना चाहिए। या तो फिर सीधा सिंपली करो, इतना करो ही ना, हमारे पास ये 4 जीरो नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 और 2 4 जीरो। अब यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास देखो कॉपर का कितना दिया हुआ है 63, यहाँ पे एक बार लिख ही देते हैं। वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर हमारे पास मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। और क्या बच चुका है हमारे पास नीचे 100 बच चुका है हमारे पास। देखो वे मॉलिक्यूलर मास हो गया 63, वैलेंसी फैक्टर कितना 2, कितना चार्ज है इस पे 2 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ से देखो इसको डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, हमारे पास 2 एकम 2 पॉइंट, हमारे पास 1 बच गया 2 बचे, इसको 100 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 0.315 आ जाएगा। 2 जीरो आ रहा है ना, ऑप्शन ए। क्या बात समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? बढ़े अब आगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमसे क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन NaCl द सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग द करंट फॉर 3 एम्पेयर। क्लियर? अगर हमारे पास इसका मोल्स दे दिया हुआ है तो मोल्स से हम क्या वेट नहीं निकाल सकते, ये लिखा हुआ है ना कि इतना मोल्स प्रोड्यूस करा है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर 0.1। तो यहाँ से अगर वेट निकालना चाहेंगे नंबर ऑफ मोल इनटू क्या आ जाएगा मोलर मास, नंबर ऑफ मोल 0.1, क्लोरीन गैस लिखा हुआ है मतलब Cl2, तो एक का 35.5, तो 2 का कितना आ जाएगा 71, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7.1 ग्राम। तो हमें क्या करना है 7.1 ग्राम के लिए हमारे पास 7.1 ग्राम के लिए कितना देर करंट पास करेंगे, और हमारे पास करंट जो दे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 3 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल्स टू हमारे पास E डिवाइड बाय 96,500, यहाँ पे I इंटू टी आ जाएगा। देखो वेट हमारे पास कितना आ गया 7.1 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट। देखो रिएक्शंस क्या हो रहा है वो देखना, Cl माइनस ये हमारे पास क्या जा रहा है ऑक्सीडाइज होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास Cl2, या इसको 2 से बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया। अब यहाँ से देखो ये क्लोरीन कहाँ जा रहा है -1 से 0, कितने का चेंज 1 का, तो 1 है हमारे पास। या इस पे चार्ज कितना है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है आयंस का, जितना चार्ज कितना है खत्म। तो क्लोरीन का हमारे पास जो मास आएगा 35.5 आ जाएगा डिवाइड बाय 96,500, करंट कितना दे दिया हुआ है 3 एम्पियर, टाइम निकालना है। गौर से देखो ये हमारे पास 0.2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स करोगे तो 71 आता, तो 1 टाइम्स हमारे पास 2 टाइम्स मतलब ये 0.2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास। दूसरा आप देखो और क्या कुछ कैंसिल हो रहा नहीं। अब यहाँ से टाइम बराबर अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96,500 गुना 0.2 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से देखें सब देखो आंसर किस में दिया हुआ है मिनट में,
तो ये हम जो निकालेंगे उसकी किस में आएगा, सेकेंड में। तो अगर ये हमारे पास सेकेंड में आएगा तो अगर मिनट में चेंज करना चाहेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से। 96,500 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 3 इंटू हमारे पास 60। अब ये क्या आ जाएगा मिनट में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे पॉइंट बचा हुआ है तो ये पॉइंट हमारे पास ये 0 भी कैंसिल कर देगा, ये 2 3 6, तो कितना बच गया हमारे पास 965 डिवाइड बाय 3 3 जा 9। अब यहाँ से देखो 9 1 जा हमारे पास 1, फिर हमारे पास नहीं जाएगा तो 0। अब हमारे पास कितना हो गया 65, 9 सती 63, हमारे पास फिर कितना बच जाएगा 63 और 2 65, 2 बच जाएगा, पॉइंट देंगे 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, ये बार बार रिपीट होगा तो हमारे पास कितना आ गया 207। नहीं तो इतना तो नहीं आना चाहिए, हो सकता है 96,500 की जगह कुछ और लिया होगा। तो सबसे जो हमारे पास क्लोजेस्ट जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आना तो इतना उसी के आसपास आना चाहिए, और कुछ तो दिया नहीं है। 0.1 मोल दिया हुआ था, 0.1 इंटू हमारे पास मोल 7.1 ही आएगा। सब कुछ तो ठीक ही कट किए हैं, कोई नहीं, जो क्लोजेस्ट आंसर है हाँ जैसे दिया होगा कोई बात नहीं। बढ़े अब आगे। देखो ये क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूं, घर में ट्राई करना। क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 60 सेकेंड। हमारे पास बोला हुआ है कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिलीवर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना डिलीवर हुआ होगा। अगर हम जो करंट पास कर रहे हैं वो 1 एम्पियर पास कर रहे हैं कितने देर के लिए, तो यहां से चार्ज बराबर तो सॉरी एम्पियर करंट बराबर क्या पढ़े थे, चार्ज बाय टाइम, यही पढ़े थे। देखो यहां से करंट बराबर हमारे पास कितना दे दिया हुआ है 1 एम्पियर, चार्ज तुम्हें नहीं पता, टाइम पता है कितना, तो अगर हमारे पास यहां से चार्ज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 कूलम आ जाएगा। तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास 96 सॉरी कितना हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू पावर हमारे पास -19 कूलम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स में होगा। तो एक कूलम कितने में होगा 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19, हमारे पास कितना है 60 कूलम निकालेंगे तो ये 60 इंटू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये 19 ऊपर चला जाएगा प्लस 19, तो ये 60 डिवाइड बाय 16 सॉरी 1.6 इंटू हमारे पास 10 टू पावर -90 की जगह हो जाएगा +19। अच्छा सॉल्व करके वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से देखो हमारे पास लगभग 15 मान सकते, इसको 15 मान लो ना, पॉइंट हटाओ यहाँ से 10 ऊपर लगा दो, अगर कैलकुलेशन करना है तो 15 या तो फिर कर ही लेते हो ना, इतना करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा 600। अच्छा 19 की जगह पे 20 में सब में पावर दिया हुआ है, बेहतर रहेगा 20 में चेंज कर लो, पॉइंट हटाओ एक पावर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू पावर +20। अब देखो यहाँ से 16 दूना 32 16 48 16 चौका 64, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो 3 के टाइम्स चला जाएगा, तो ये 3 पॉइंट देखो 20 के आस में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर। तो इसका एक्चुअली में लेना देना कुछ नहीं था इलेक्ट्रोलिसिस से, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो पढ़े थे तो ये फिजिक्स से भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं था फालतू का ये चीज। अगर ये क्वेश्चंस घर से करके आओगे तो कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये कंसंट्रेशन सेल कुछ फालतू नहीं, कोरिजन आपको बताना है, कॉमर्शियल सेल, अच्छा कॉमर्शियल सेल ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस है आपको घर से करके आना। देखो यहाँ से क्या पूछा हुआ, द वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर कितना हमारे पास दे दिया हुआ, सिल्वर का वेट, सिल्वर का वेट हमारे पास डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस इतना। देखो
हमने फैराडे सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा था, सेम अगर अमाउंट पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दोनों हमारे पास फॉर्मूला क्या निकाल सकते, W1/E1 इज इक्वल्स टू W2/E2। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। गौर से देखो क्या बोला है, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस, कि जितना हमारे पास सिल्वर डिस्प्लेस होगा उतना ही सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या डिस्प्लेस कर रहा है, 5600 ml ऑफ O2। तो ये अगर हमारे पास O2 किस पे दिया हुआ है, STP, तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या वॉल्यूम को मोल्स में चेंज करने के लिए 22,400 से डिवाइड कर दोगे, क्या मोल्स में चेंज नहीं होगा। अगर मोल्स में चेंज आ गया, ये यहाँ से तुम्हारे पास किस में दे देगा, मोल्स में। अब अगर वेट निकालना है तो मोल को उसके क्या किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना है, 32। क्या यहाँ से वेट निकल नहीं जाएगा। तो एक तुम जो लोगे वो मान लेना ऑक्सीजन के लिए है और दूसरा जो होगा वो सिल्वर के लिए है। क्लियर। तो ऑक्सीजन का वेट पता चल गया, ऑक्सीजन का पुट कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट 8 आएगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से W1 ये तो मान लो सिल्वर का वेट, इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो 108, क्योंकि सिल्वर पे 1 प्लस होता है तो मॉलिक्यूलर मास बाय 1। ऑक्सीजन का हमारे पास वेट कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, गौर से देखना, 56 2 टाइम्स में नहीं 4 टाइम्स में जाएगा, 5 चौक 20, हाँ ये 4 टाइम्स में जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ देखो 6 चौक 24, 6 चौक हमारे पास 4 5 20, 20 और जी 2 बचा था ना, 20 2 22 हो गया, ये 4 बार, तो ये 1 बाय कितना आ जाएगा 4, 4 8 32 कितना आ गया 8 ग्राम, तो ये 8 बाय 8, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। अरे बना ही देते हैं हम, वेट ऑफ Ag जो आ जाएगा कितना आ जाएगा। इसके आगे क्वेश्चंस है, खुद से करना, उसमें कोई हिंट्स नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।